मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि कर्ज अदायगी के अभियान से पहले जो आपने सवाल पूछा है कि आप करना क्या चाहते हैं और आपका मकसद क्या है। असल में 2016 में एक चीज़ समझ में आई कि जो क्रॉनी कैपिटलिज्म है उसने जो शिकंजा है वो बहुत ही गहरे तरीके से कस लिया है समाज के ऊपर और लोगों की मानसिकता को इस तरह से हाईजैक कर लिया है कि वो सही और गलत का निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं। इसी क्रम में मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके और लोगों को समझाने के लिए चला और एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की। मैंने राजनेताओं के साथ बैठ करके इलेक्शन मैनेजमेंट का एक प्रोसेस शुरू किया और मैंने देखा कि मास साइकोलॉजी यानी भीड़ की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। और फिर मैंने ये महसूस किया कि ये नेता लोग अपने दिमाग जो इनके पास नहीं होता है, मतलब उससे असली अच्छे दिमाग किराए पर लेते हैं और अपने इलेक्शंस को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि आम जनता को मूर्ख बना करके फिर 5 साल के लिए गद्दी पर बैठ जाते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को गहराई से और देखा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई 2017 में कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन लगने वाला है और पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा और पूरी तरह से व्यवस्था को चौपट किया जाएगा। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कोई सत्ता या ऐसा कोई सरकार क्यों करेगी, तो लेकिन धीरे धीरे मैंने वैनगार्ड को, ब्लैक रॉक को, फिर बिल गेट्स को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा 21 और एजेंडा 2030 को, फिर इनकी वेबसाइट्स को और दूसरे कंपनियों के मालिकाना हकों को, कब किस चीज़ का पेटेंट मिला, इसको जब रिसर्च करना चालू किया तो मुझे एकदम शॉक लगा कि ये सारे के सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं और पूरा सामाजिक ताना बाना आपस में एक दूसरे से इतने जबरदस्त तरीके से बुना हुआ है कि यदि एक धागे को आप डिस्टर्ब कर दोगे तो पूरा का पूरी जो बुनाई है वो निकल के बाहर आ जाएगी और खाली हो जाएगा, हम सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इसके गहराई में जाने पे लगा कि ये एक मुद्दे से बात नहीं बनेगी, तो हमने तमाम मुद्दों को इकट्ठा करने की कोशिश की कि कौन से मुद्दे हैं जो आपस में पूरे समाज को जोड़ते हैं, जिसकी बदौलत हम सबको एक साथ ला सकते हैं। और जो साथ लाने का जो प्रोसेस है कि हर घर को उत्पादन आधारित कैसे बना सकते हैं, जब इस पे काम शुरू किया तो हमने गाँव में एक बात बोलनी शुरू की। जब वो कहते कि आपका मकसद क्या है, तो हमने कहा कि देखो हमारा मकसद है जल जंगल जमीन जानवर का फैसला हमारा लोकल आदमी लेगा और रोटी बेटी माटी का सम्मान हमें वापस दोबारा गांव अपने आप सुनिश्चित करे। और तीसरी बात, खेत खेड़ा खाप की प्रथा को दोबारा चालू किया जाए। और चौथी बात, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा हो। अब जब गांव में गए तो गांव वाले बोले कि यार बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हो बलारा जी, आपका मिशन भी अच्छा है, जनता सरकार मोर्चा के लोग बात भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो सारे के सारे अपनी EMI चुकाने से ही हमारे को फुर्सत नहीं है, कर्जा ही चुकाने से फुर्सत नहीं है और हम लोगों का तो बुरा हाल है, कमाई कुछ होती नहीं है। अब कर्जा एक पॉइंट आया तो हमारे संपर्क में संजीव शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें घनश्याम वर्मा जी का नंबर दिया और उन्होंने कहा कि एक बार इनसे बात करके देखिए, इनका रुपए के ऊपर बड़ा खासा रिसर्च है और ये इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और इन्होंने किया भी है, लेकिन समाज के लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम बात करते हैं क्या सीन है। तो जब घनश्याम वर्मा जी को हमने सुना तो हमें रामवृक्ष यादव की बात याद आ गई। जवार बाग कांड आप लोगों ने सुना ही होगा। जो जवार बाग कांड था वो कौन सा था, मथुरा का जो कांड था, मथुरा में ही था, जो जिसमें अखिलेश सरकार ने जो ये रामवृक्ष यादव और उसके साथियों को भून दिया था गोलियों से। बाद में पता चलता है ये भी रुपए का ही मसला था। फिर थोड़ी और डेप्थ में जाने लगे तो पता लगा कि सद्दाम हुसैन ने जब अमेरिका को डॉलर में मतलब डील करना बंद कर दिया और उसने कहा कि मैं तुमको तेल दूंगा तो सोने के बदले दूंगा, तो सद्दाम हुसैन के ऊपर भी उन्होंने जैविक हथियार रखने का आरोप लगा करके फांसी तोड़ दिया था। सद्दाम हुसैन के पास आज तक इराक के पास जैविक हथियार नहीं पाया है, आज तक नहीं पाया गया वो जो अमेरिका ने आरोप लगाया। और गहराई में जाकर के देखा तो जो आजाद हिंद फौज के नायक है और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना भारतीय रुपया बनाया था, आजाद हिंद रुपया, आजाद हिंद बैंक की स्थापना भी की थी और उनको भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर दिया।
तो फिर वो वर्मा जी की जो पॉइंट्स हैं वो एकदम क्लियर होने शुरू हुए कि रुपए का मसला कहीं ना कहीं बहुत गहरा है, गहराई में जाने लगे। लोगों को काफी लेट समझ में आता है, जैसे मैं जब बात शुरू करता हूं तो उसके 6-7 महीने के बाद मतलब बार बार सुनने के बाद सवाल पूछेंगे कि तुम इसको नकली कह रहे हो, तुम इसको असली कह रहे हो, ये सब कहता है। तो वर्मा जी ने हमें एक बात बताई और फिर उन्होंने कहा कि ये जो रुपया ये भारत सरकार, ये केंद्र सरकार जो छाप रही है, ये रुपया सारा का सारा नकली है। अब हमें भी धक्का लगा एकदम से कि यार रुपया नकली कैसे हो सकता है, इसमें तो हम सामान लेके आते हैं, बाजार से जाकर के सामान लाते हैं। तो फिर उनको हमें बताया फिर कि आप बताइए बलारा जी कि अगर 1970 में 1 क्विंटल जो गेहूं है वो 50 रुपए का मिलता था, तो आज 1 क्विंटल गेहूं 2500 रुपए का क्यों मिलता है? मतलब अगर सरकार खरीद रही है और उस 50 रुपए में तब हमारे पास 80 रुपया, मतलब मैं इसको कैलकुलेशन हमने की हुई है पूरी, ये हमारी किताब है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इसमें घनश्याम वर्मा जी लेखक हैं और मैं देवेंद्र बलहारा इसका सह लेखक हूं। तो जब इसके अंदर दस्तावेजों में जब हमने कैलकुलेशन किया और पूरा का पूरा देखा, सब कुछ देखा हुआ है हमने इसमें, तो वो देखा कि यार उस वक्त चाहे 50 रुपए का आता हो, चाहे 100 रुपए का आता हो, चाहे गेहूं 2500 रुपए का 1 क्विंटल आता हो, लेकिन एक चीज देखिए आप, 1 किलो गेहूं आज से 1000 साल पहले भी उतनी ही रोटी देता था और 1000 साल बाद भी उसमें 1 किलो गेहूं में उतनी ही रोटियां बनेंगी। यानी जो शरीर की ऊर्जा है वो बराबर है, तो उसकी कीमत कम या ज्यादा कैसे हो रही है? और उसकी ऊर्जा को ऊर्जा के बराबर देखा जा रहा है या कागज के नोट के बराबर देखा जा रहा है? तो मालूम पड़ता है कि यार कागज के नोट कुछ और है, ऊर्जा कुछ और है और ये कीमत कुछ और है। अब इसी चीज को कैलकुलेशन करते करते और बातें करते करते एक बात समझ में आई कि भाई फिर ये जो कर्जा है, फिर ये जो बैंक हमको देता है, ये देता कैसे है और लेता कैसे है, इसको गांव वालों को समझाना पड़ेगा। वो बोले कि ये तो बड़ा मुश्किल है समझाना। मैंने जब गांव के लोगों को बताना शुरू किया, किसानों को, कि देखो आत्महत्या नहीं करनी है, बैंक ने आपको कर्जा देके फ्रॉड किया है। अब सबसे पहले तो उनको यही समझ में नहीं आता कि कर्जा फ्रॉड कैसे हो गया। मैंने कहा कि देखो अच्छा एक बात बताइए कि सबसे पहला काम आप ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट कभी तब तक वैलिड रहता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट के सारे नियमों का पालन किया गया हो। कॉन्ट्रैक्ट में बैंक ने आपको वादा किया है और आपने एप्लीकेशन दिया है रुपया लेने का, आपने मांगा, मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का आपने कर्जा मांगा और बैंक ने वो 10 लाख रुपए देने के लिए ही, मतलब आपके साथ करार किया, वो एग्रीमेंट किया कि हम आपको कर्जे में 10 लाख रुपए देंगे। अब वो 10 लाख रुपए लेने के लिए जब आप जाते हो, आपके खाते में वो ट्रांसफर कर देंगे, आपको लगेगा कि उन्होंने 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया है। फिर आप उससे सामान लेके आओगे या फिर आप एटीएम से जाकर उसको निकलवाने के चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उसे एटीएम से निकलवाने लगोगे तो वहां पर आपको रुपया नहीं मिलता, वहां आपको भारतीय रिजर्व बैंक का रुपए का नोट मिलता है, यानी रुपया देने का प्रॉमिस मिलता है। वहां रुपया नहीं मिलता कि उस पर लिखा होता है गवर्नर के साइन होके कि मैं धारक को 100 रुपए या 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो आपको वो वचन पत्र मिलता है, रुपया नहीं मिलता। तो हमने कहा कि सबसे पहला फ्रॉड तो बैंक ने आपके साथ यह किया कि उन्होंने वादा किया था रुपया देने का और उन्होंने दे दिया आपको रुपए का प्रोमिसरी नोट। अब वहां जाकर के फिर किसान बोला कि डॉक्टर साहब आप तो ये कह रहे हो ठीक है, लेकिन सामान तो इस प्रोमिसरी नोट के बदले में मिल रहा है। तो मैंने कहा हाँ, सामान तो मिल रहा है, प्रोमिसरी नोट की कीमत और आपके भारत के रुपए की कीमत यदि वो बराबर है फिर तो कोई धोखा नहीं है। लेकिन अगर रुपया जो जिसका वादा किया था उसकी कीमत और जो आपको मिला है उसकी कीमत अगर अलग अलग है फिर सीधे सीधे धोखा है। तो बोले ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमको भारत की सरकार ने या वित्त मंत्रालय ने या आपके आरबीआई ने या आपके किसी ना किसी डिपार्टमेंट ने हमको बताया हो कि भारत का रुपया क्या है और उस रुपए के बराबर रुपए की कीमत क्या है।
तो हमने इस किताब में मेंशन किया है पेज नंबर 20 पे, एक आरटीआई डाली वर्मा जी ने 19/6/2015 को स्टार्ट किया, और आरटीआई डालते 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 फिर 15/7/15, 20/7/15, 26/10/15, और फिर 22/2/16, फिर 2017, 18, 20, 23, लास्ट 25/10/2023, यानी 8 साल तक आरटीआई के जरिए सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, अपील पे अपील, और लास्ट में जाकर के वित्त मंत्रालय ने यह कहा कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यानी खुद वित्त मंत्रालय यह कह रहा है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं बलारा जी, एक सेकंड रोकना चाहूंगा। हाँ, बलारा जी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय से जो लिख करके आया है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है, तो क्या रुपए के मामले में जो बैंक है ये फ्रॉड कर रहे हैं? मैं वही तो असली नोट नहीं है। मैं इसी पे आया, फिर मैंने देखा कि यार ये तो पंगा हो गया। अगर खुद सरकार, वित्त मंत्रालय अगर ये कह रहा है कि वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत के अंदर पहले दिन से अवैध चीजें चल रही हो। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो वैध रहा होगा जरूर। और मैं इस पंगे में पड़ गया, तो मैंने देखा कि यार इस चीज को कैसे काउंटर किया जाए, और वर्मा जी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, हमने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके रखी हुई है, और हमने इस पे सरकारों से जवाब मांगे हुए हैं कि वैध क्या है, अवैध क्या है। इस पूरे खेल को इतने बड़े लेवल पर हम गए हुए हैं कि सरकार को पता भी नहीं है, और आम जनता को भी नहीं पता है। अब आम जनता को बताना, आम जनता को अवेयर करना, यह तो तभी संभव है जब हमारे पास सारे सबूत हों। अब उन सबूतों को लेकर के निकलना जरूरी है। तो पहले सबूत के तौर पर वर्मा जी ने आर्काइव जो अपनी दिल्ली में है, मुंबई में है, मुंबई में तो मैं भी आर्काइव में साथ में जाके दस्तावेज लेके आया हूं उनसे, वो किताबों की कॉपीज लेकर आया हूं जो पुरानी आरबीआई ने छापी थी। फिर प्रस्तावना देखते हैं हम आरबीआई एक्ट 1934 की, तो 1934 में कितनी ठगी हुई उसको देखा, 1934 के बाद कितना गेम खेला इन्होंने वो देखा। फिर मैंने एक निडर इंडिया अपना यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल निडर इंडिया के ऊपर एक प्ले लिस्ट है जिसमें मैं अपनी किताब का पूरा चैप्टर वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये किताब थोड़ी टेक्निकल भाषा में लिखी है, तो इसको लोकल देसी भाषा में हम समझाते हैं कि भाई इस लाइन का ये मतलब निकलता है। इसमें सरकार जो कहना चाह रही है, अगर आप ये देखोगे कि मान लीजिए राम कुमार सोहन का फादर है, और वो जो मानना है वो अगर गलत साबित हो जाए तो इसका यह मतलब हो जाएगा कि रामकुमार सोहन का फादर नहीं है। अब जब सरकार ने यह कहा कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है, इसका मतलब यह कि तुम जितना का जितना नोट छाप रहे हो यह सारा का सारा अवैध है। अब फिर दूसरे नंबर पर जब तो कि भाई अवैध सारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो वैध होगा, कोई ना कोई चीज तो लीगल होगी जो संविधान के हिसाब से होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, पेपर करेंसी एक्ट उठा के लाते हैं कि पहले जो सिक्के चलते थे, दमड़ी थी, आना था, कौड़ी था, वो सब क्या था, उसकी लीगैलिटी क्या थी, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या थी, उसकी प्रैक्टिकल चीज क्या थी, उसका मानक कैसे बना था, क्या उस मानक को तोड़ा जा सकता है या उस मानक को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो फिर मानक को पढ़ना चालू किया तो पता चला कि पूरी दुनिया माने यूनिवर्स में हर चीज को मापने के लिए किसी ना किसी मापक की जरूरत पड़ती है। लंबाई को मापना है, छोटा मापना है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बड़ा मापना है किलोमीटर, माइल, और इस तरह से कोई मापक है। और मापक कोई भी होता है, उसका मानक थ्रू आउट द यूनिवर्स वो एक होता है और फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता अमेरिका का मीटर लंबा हो जाएगा और भारत का मीटर छोटा हो जाएगा, अमेरिका का किलो भारी हो जाएगा और हमारा किलो हल्का हो जाएगा, या हम कह देंगे कि 999 ग्राम को मान लो 1 किलोग्राम होता है ना भाई, 999.999 ग्राम भी 999.99 ग्राम ही रहेगा, वो भी 1 किलो नहीं बोला जाएगा।
अगर हम 1001 किलो कह देंगे, सॉरी 1001 ग्राम कह देंगे, वो भी 1 किलो नहीं होगा, वो भी 1 किलो प्लस 1 ग्राम बोला जाएगा। अब इस चीज को देखा जाए कि यार इसका मतलब ये हुआ कि रुपये का जो मापक है, रुपया क्या है, बाद में जब उसको कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है कि रुपया असल में किसी भी वस्तु को की कीमत को मापने का मापक है। अगर वो किसी चीज की वैल्यू को मापता है तो इसका मतलब वो इसका कोई ना कोई मानक रहा होगा, हमेशा रहा होगा। तो मानक के बारे में पीछे जाकर के पता करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मानक जब होता था तो एक चांदी के सिक्के को रुपया बोला जाता था। ये मेरे पास एक सिक्का है 1906 का, और ये मेरे पास एक सिक्का है 1862 का। 1862 का ये चांदी का सिक्का है, और ये भी चांदी का सिक्का है 1906 का भी। इसके ऊपर लिखा है 1 रुपी इंडिया, ये भारत का 1 रुपया है। और जो आजकल का आप रुपया देखते हो लोहे वाला, उस पर भी लिखा है 1 रुपी और ऊपर लिखा है भारत, इंडिया। तो इस रुपये में और उस रुपये में क्या फर्क है? तो पता चलता है कि ये जो चांदी का सिक्का है ये भी रुपये का लीगल टेंडर था, ये भी रुपया नहीं था, ये भी चांदी का सिक्का था। तो फिर रुपया क्या है? तो बाद में रुपया देखा जाए तो रुपया का जो मानक था वो ये था कि जब 10 चांदी के सिक्के, ये 10 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस वक्त जो चांदी की उपलब्धता थी वो सोने के मुकाबले 10 गुना थी, और चांदी की कीमत इसीलिए सोने का 10वां हिस्सा हुआ करती थी। तो इसलिए उनकी कीमत और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उनमें समाहित सूर्य की ऊर्जा का कैलकुलेशन करके, बलारा जी आप ये कह रहे हैं कि चांदी की कीमत सोने से ज्यादा थी पहले? चांदी की उपलब्धता ज्यादा थी, चांदी निकलती ज्यादा थी। जब जो चीज ज्यादा उपलब्ध हो जाएगी उसकी कीमत उसी अनुपात में घटेगी। 10 गुना ज्यादा चांदी मिलती थी, इसलिए उस चांदी की कीमत 10वां हिस्सा थी सोने का। यानी कि अगर 10 चांदी के सिक्के मिलाते थे तो 1 सोने का सिक्का मिलता था। यानी 10 चांदी के सिक्कों की कीमत 1 सोने का सिक्का। उस सोने के सिक्के को सिक्का नहीं कहते थे, उसको मोहर कहते थे। वो जो मोहर है वो रुपए का मानक है। ये बात हमको रिसर्च के दौरान पता चली, और ये आधिकारिक दस्तावेजों से पता चली। ये वो दस्तावेज, बलारा जी बताइएगा कि हम तो जब नहीं थे, हम तो काफी दिन के, मतलब हमारे जो दादा थे या उनके परदादा, मतलब परदादा थे, तो कई बार मोहर की चिंता बात किया करते थे कि इतनी मोहर हमने दी और इतना सामान ले आए, और साहब फला की शादी की थी तो इतनी मोहरें दी थी। तो वो वाला मोहरा, यानी उस समय का जो मोहर थी वही हमारी करेंसी थी। यस, वो मोहर हमारे 10 रुपए के बराबर हुआ करती थी। एक मोहर 10 रुपए के बराबर हुआ करती थी। और 1882 में, जो कि भारत सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया गया आखिरी दस्तावेज है जिसमें रुपए के मानक को ऑफिशियली मेंशन किया गया है, वो पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है उसके अनुसार, और कॉइनेज एक्ट 1906 यह कहता है कि एक मोहर अब 10 रुपए की नहीं बल्कि 15 रुपए की हो जाएगी, और एक मोहर में 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध सोना हुआ करता है। और यह आज भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है रुपए का। इसका मतलब भारत के 15 रुपए की जो कीमत है वो 1 तोला सोना है। अब जैसे आजकल आपको अगर उसको हम हाँ, यानी तब के मानकों से आज जोड़े तो आज के 15 रुपए में यानी 10 ग्राम सोना हमको मिलना चाहिए। नीरज जी, ये मैं तब के और अब की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं भारत के रुपए के ऑफिशियल दस्तावेज के अनुसार कीमत, मतलब मानक, रुपए का मानक लास्ट। यानी मैं थोड़ा दर्शकों को यहाँ समझा दूं, बलारा जी कह रहे हैं कि भारत का जो ऑफिशियल रुपया है, हाँ, यानी भारत का जो ओरिजिनल रुपया है, या फिर इस भाषा में समझिए कि भारत की जो ओरिजिनल करेंसी है, यस, उस करेंसी के 15 रुपए में हाँ, 10 ग्राम सोना आएगा। यस यस, जिस करेंसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करेंसी नहीं है,
ये करेंसी नहीं है, देखिए करेंसी नहीं है, यही हमारे ये इन्होंने शब्दों के जाल में ही हमको फंसा रखा है। ये करेंसी नहीं है, ये बैंक नोट है। अगर आपको करेंसी नोट देखना हो, अगर आपको करेंसी नोट देखना हो तो करेंसी नोट है ये देखिए, ये जो 1 रुपये का नोट है ये करेंसी नोट है और ये छापती है भारत सरकार। ये देखिए लिखा हुआ भारत सरकार, इसको और कोई एजेंसी नहीं छाप सकती दुनिया में, इसको केवल भारत सरकार छाप सकती है। और ये जो रुपया है ये है 500 रुपए का नोट, ये नोट है, वो भी नोट था, वो करेंसी नोट था और ये बैंक नोट है। और करेंसी नोट की जो कीमत है वो करेंसी के अनुसार बड़ा झमेला इस बात का है कि बैंक नोट अलग है, करेंसी नोट अलग है। यानी जो 1 रुपए का आपने नोट दिखाया है बलारा जी, इसी के बीच में, हालांकि वो विषय नहीं, थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ कि कई लोग वीडियोज में आते हैं कि साहब ये एक ओरिजिनल रुपया लाइए, 15 लाख रुपए ले जाइएगा, तो ये वही सब खेल है क्या? वो जो चलता है वो इसी तरह से, जैसे जिन लोगों ने हमारे जैसे लोगों की बात सुन ली और वो उसको मानने लग गए बिना खुद की रिसर्च किए, तो उनको बहकाने के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड के लिए वो चलता है, जो आपके वहां, जो अपने वहां चलता है वो ऑनलाइन फ्रॉड है। वो उसी चीज का फायदा उठाते हैं कि जिन जिन लोगों को इसके बारे में पता होगा वो 15 लाख रुपए उठाने चालू कर देंगे। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम गहराई से देखते हैं। ये गहराई ही हमारी मुक्ति का साधन है। अगर किसानों ने इस खेल को समझ लिया तो वो मुक्त हो जाएंगे। ये भारत की सरकार नहीं छापती। इसके ऊपर आप देखोगे इधर लिखा है हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक और इधर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इस पर कहीं भी भारत सरकार नहीं लिखा हुआ है। इसके ऊपर अगर कोई लाइन लिखी है तो वो नीचे लिखी है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। इसको ध्यान से देखिएगा, ये केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत है और ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। यानी कि भारत सरकार और केंद्रीय सरकार भी अलग अलग है। केंद्रीय सरकार पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को बोला जाता था संविधान के स्वीकार करने से पहले भी और बाद में भी। और हमारे संविधान में भारत की सरकार के लिए 3 नाम है खाली। पासपोर्ट के ऊपर लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसके ऊपर अपनी जो कोर्ट में केस होते हैं वहां लिखा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फलाना ढिमकाना, और कोई दस्तावेज अगर आएगा तो वहां लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस 3 नाम है। केंद्रीय सरकार नाम का कोई नाम, कोई ऑफिशियल दस्तावेज भारत के अंदर किसी संविधान में एक्सेप्टेड नहीं है। तो केंद्रीय सरकार कोई चीज नहीं है। यानी ये जो बैंक नोट है ये किसके द्वारा समर्थित है ये किसी को भी नहीं पता है। और इवन यहां तक के हमको आरबीआई के एक ऑफिसर ने लिख करके दे दिया कि केंद्रीय सरकार ही भारत सरकार है, और हमने उसको कहा कि ये कहां पर मेंशन्ड है, वहां पर कहते हैं कि हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब हम ये देखा कि यार एक मोहर जो है वो 15 रुपए के बराबर है, तो फिर ये एक मोहर 15 रुपए के बराबर है तो एक मोहर में होता है 1 तोला सोना। तो 1 तोले सोने की कीमत आज के टाइम पर जो अगर आप जाते हो लेने के लिए तो वो 1,28,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। अब आप इसको समझिएगा, ऑफिशियल दस्तावेज में हमारे एक तोला सोना है 15 रुपए का, और मार्केट के अंदर 1 तोला सोना है 1,28,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर। यानी हमारे 15 रुपए, भारत के 15 रुपए अंग्रेजों के रिजर्व बैंक के 1.5 लाख रुपए के बराबर है। यानी आपने 1.25 लाख रुपए का यदि लोन लिया हुआ है 1,28,000 रुपए का, तो वो भारत के 15 रुपए में अदागी होगी। अब मैंने कहा कि यार फिर ये कैसे, ये इसको खेल को कैसे समझाएंगे हम गांव वालों को। भाई देखो, आप यदि भारत के नागरिक हो तो जो आप मेहनत करते हो वो भारत की धरती पर रह करके उसकी ऊर्जा का, सूर्य की ऊर्जा, हवा, पानी का इस्तेमाल करते हो तो भारत का रुपया कमाते हो। जब आप भारत की धरती पर रहकर मेहनत करते हो, अपनी ऊर्जा देते हो, तो आप भारत का रुपया कमाते हो। और यानी कि आपका जो 15 रुपया कमाया हुआ है उसमें 1 तोला सोना आपको मिलना चाहिए। तो जब आप बैंक में जमा करने जाते हो
यानी कि जो सामने वाले ने आपको दिहाड़ी दी है, वो 500 रुपया दिया है कि 1000 रुपया दिया है, वो उसने रुपया सोच कर दिया है, लेकिन आपको वो बैंक नोट की शक्ल में दिया है। आप भी उसको रुपया सोचकर ही बैंक में जमा करते हो और बैंक भी उसको रुपया ही मानता है। देखो कमाल की बात है, इसको समझना आप। जब आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो तो बैंक उसे रुपया मान रहा है, और जब वो आप उसे ले रहे हो तो वो आपको बैंक नोट की शक्ल में दे रहा है। इसको कैसे समझेंगे कि 15 रुपए की कीमत अगर आप 1,25,000 रुपए के बैंक नोट 1,28,000 मान लोगे आज के टाइम पर, मैं आज के टाइम की कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करके दे रहा हूं, कैलकुलेटर में निकाल के 1,28,000 को डिवाइड करते हो यदि 15 से, तो यह आता है 8,533। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप बैंक में 15 रुपया जमा कराते हो तो बैंक 1,28,000 रुपए के बैंक नोट छापकर उद्योगपति को गिफ्ट कर देता है। जब आप 1 रुपया जमा करते हो तो बैंक जो है वो 8,533 रुपया उद्योगपति को दे देता है। यानी बैंक में पैसा जमा कराना और निकलवाने में आपके साथ लगभग 8,500 गुना की ठगी होती है। यानी जो बैंक ने आपको जो लोन दिया है वो लोन 8,500 की ठगी के लिए दिया गया है। आप वो 8,500 रुपये के नोट आपको देगा तो उसके बदले में आपको 1 रुपया ही जमा करना होता है। अब इस कैलकुलेशन को देखने के लिए हमने थोड़ा सा और गहराई से रिसर्च किया कि 1906 से पहले, 1968 से पहले, 1934 से पहले जो बैंक नोट आते थे, यानी मैं जिस बिना पर इस नोट को नकली कह रहा हूं उसको आपको समझना है कि मैं इसे नकली क्यों कह रहा हूं, उसका सबूत मैं आपको दे रहा हूं। ये एक नोट है मेरे पास 1968 का। 1968 में गवर्नर बदला था। जैसे नोटबंदी से पहले अरिजित पटेल को गवर्नर बनाया गया और नोटबंदी की गई थी और फिर गवर्नर पद से हटा दिया गया, वैसे ही 1968 में भी 68 के आसपास भी 4 गवर्नर बदले गए थे घोटाले करने के लिए। क्योंकि एक घोटाला एक गवर्नर को थोड़ा बताएंगे, अगला थोड़ा बताएंगे, अगला थोड़ा, तो सारा घोटाला किसी को नहीं पता। जो रिसर्च करने की हमें आदत नहीं तो इनके घोटाले का किसी को पता चलता नहीं। तो ये जो नोट है इसके ऊपर जो गवर्नर का प्रॉमिस है वो हिंदी में नहीं है, केवल अंग्रेजी में है। ये पुराने नोट आपने देखे होंगे, अपने दादाजी के टाइम पे यही नोट मिला करते थे, और इनके बदले में सोना कभी भी जाके ले सकते थे। हमारे दादा मुझे भी बोला करते थे कि ये हमारे नोट के बदले में पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा है, सरकार के पास जितना सोना होता है उतना ही नोट छाप सकते हैं। तो ये जब बोला करते थे, इसमें लिखा है, हम भी पहले सुना करते थे, है ना। हाँ, स्कूलों में पढ़ाई भी जाती थी, बड़ा डिस्कस होता था बिल्कुल कि भारत सरकार उतना ही पैसा छाप सकती है जितना सोना हो। लेकिन ये चीज हम काफी दिन से इस पे डिस्कस भी करते रहे, क्योंकि पत्रकारिता में है तो कुल मिलाकर के हम भी ये सोचते रहे कि भारत सरकार इतनी करेंसी आखिर क्यों छाप रही है, हाँ, जब हमारे पास इतना सोना नहीं है। हाँ, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको जब हमने देखा तो इस नोट के ऊपर लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹5 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। तो एक तो इसमें ऑन डिमांड शब्द एक्स्ट्रा है और इसमें है एट एनी ऑफिस ऑफ इशू एक्स्ट्रा है। जबकि ये जो 2 रुपए का नोट है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इधर लिखा है हिंदी में, मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसमें लिखा है ये। तो अब यहां पर आकर के हम फंस गए कि 2 नोट हैं, दोनों भारतीय रिजर्व बैंक के हैं। 5 रुपए का आज का नोट देखोगे उसके ऊपर भी हिंदी और अंग्रेजी में लिखा मिलेगा। पुराना नोट देखोगे 10 रुपए का, उस पर कुछ और लिखा है, नए वाले पे देखोगे कुछ और लिखा है। तो अब हमने रिजर्व बैंक से पूछ लिया, आरबीआई में आरटीआई डाल करके, कि जी बैंक महोदय कृपया करके यह बता दीजिए कि क्या आपने ये जो प्रॉमिस है गवर्नर का ये बदला है। अगर बदला है तो आपने देश के साथ ठगी की है, क्योंकि प्रॉमिस यानी एफिडेविट कभी कोई किसी का नहीं बदल सकता, अपना भी नहीं बदल सकता। फ्रॉड होता है, 420 में अंदर जाता है सीधा, 420 में 7 साल की कैद है अगर किसी का एफिडेविट आप बदल दोगे तो गवर्नर का एफिडेविट कौन बदल सकता है? खुद गवर्नर भी नहीं बदल सकता जो उसने प्रॉमिस दे दिया, कोमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकता, बाकी पूरा का पूरा प्रॉमिस तो दूसरी बात है।
अब पूरा प्रॉमिसरी नोट बदल दिया तो ये नोट नकली हो गया, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट जो दूसरा है वो नकली माना जाएगा। तो इसीलिए भारत सरकार आपको आपके नोट के बदले में सोना देने से मना कर सकती है, क्योंकि वो कह देगी इसके बदले में सोना नहीं है, वो पहले वाले नोट के बदले में थी। पहला वाला नोट तो नोटबंदी करके आपने नया दिया था, पहले वाले नोट के बदले में आपने नोटबंदी की, पहले वाला ले लिया, नया दे दिया, वो नकली दे दिया। अब हमने इसके अंदर जाकर के थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया कि भाई जब ये प्रॉमिसरी नोट नकली हो गया तो चलो कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि बदल दिया होगा, भाई बदल देते हैं, कोई नियम होते हैं बदलते रहते हैं। तो अब हमने आरटीआई डाली कि क्या आपको ये प्रॉमिस बदलने का अधिकार था, और अगर था तो किस नियम के तहत था, और संविधान में वो कहां मेंशन है। अभी वो कह रहे हैं कि अब हम रुपए छापने के बदले में, बैंक नोट छापने के बदले में सोना नहीं रखते बैंकों के अंदर। वो कहते हैं रिजर्व बैंक में अब सोना नहीं रखा जाता, ये तो फिएट करेंसी है। मैंने कहा ठीक है, ये फिएट करेंसी है, आपकी मान ली बात, ये फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी लाने का अधिकार होगा तभी तो ला सकते हो। आपके रुपए के मानक का अधिकार, मानक को तोड़ने का अधिकार, उसका कूटकरण करने का अधिकार होगा तभी तो कर सकते हो। तो हमको वो नियम बताओ, संविधान में अंकित वो धारा बताओ, या कहीं पर मेंशन आरबीआई एक्ट के अंदर कोई धारा बताओ जिसमें यह लिखा हुआ है कि तुम इसके स्वर्ण मान को तोड़ सकते हो, तुम इसके मानक को छेड़ सकते हो, तुम इसकी कीमत को घटा या बढ़ा सकते हो, तुम इसके छापने के नियमों को बदल सकते हो। वो अधिकार बताओ जहां तुम मानक को छेड़ सकते हो। तो पता चलता है, मालूम है क्या जवाब आता है? हमारे पास इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, इनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि किसके पास अधिकार है। बनारा साहब, ये विषय आपने बहुत महत्वपूर्ण उठा रखा है। हमें आप ये बताइएगा कि जब कोई लीगल दस्तावेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं है और भारत सरकार की करेंसी असली करेंसी है, असली करेंसी मार्केट में है नहीं, बैंक का रुपया मार्केट में है, तो फिर देश चल कहां रहा है, हो क्या रहा है? केवल भरोसे पे चल रहा है। आप इसको नोट मान रहे हो, रुपया मान रहे हो तो चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहा है। कभी भी आपने मान लेते हैं, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। 7 नवंबर 2016 की रात को आप और मैं इकट्ठे बैठे हुए हैं और साथ में 5-7 दोस्त बैठे हैं। एक दो हम सबके पास 10-10 लाख रुपए के बैंक नोट हैं। अब हम क्या करते हैं, पहली रात में ही प्लान करते हैं कि हम इन 10 लाख रुपयों के नोट को खर्च करते हैं कहीं ना कहीं। तो एक दोस्त जो है वो भैंस ले आता है 10 लाख रुपए की, और एक दोस्त सोना ले आता है 10 लाख रुपए का, एक 10 लाख रुपए की जमीन खरीद लेता है, और एक चांदी खरीद लेता है, और एक ट्रैक्टर ले आता है, और एक साथी है उसके पास 10 लाख रुपए ज्यों के त्यों नोट पड़े हैं घर में। 8 तारीख को शाम को 8 बजे एक दाढ़ी वाला टेलीविजन पर आता है, बंदर सी शक्ल बना के, और कहता है कि तुम्हारे घर में जो ये 500 और 1000 के नोट हैं, ये सारे के सारे अब कूड़े का ढेर हो गए हैं, अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब जो भैंस लेके आया था, है ना, हुआ था ना 8 नवंबर 2016 को, अब वहां उस दिन जो भैंस लेके आ गया उसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसकी 1 साल बाद अगली कटड़ी तैयार हो जानी है, 2 साल बाद, ठीक है, वो डबल हो जाएगा, उसका 10 लाख 20 लाख हो जाएगा। जो जमीन लेके आया था वो जितनी जमीन पहले दे रही थी, 7 तारीख को जितनी पैदावार देनी है उसने 8 के बाद भी उतनी देनी है, वो जितनी है उतनी रहेगी। सोना है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चांदी वाला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनाज लेके आया उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रैक्टर लेके आया उसकी कीमत थोड़ी बहुत डाउन हुई है, मशीनरी लेके आया, लेकिन जो असली धन लेकर आया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नोट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको कोई फर्क, क्योंकि उसको सामान जो है असली कीमत मिली हुई है। लेकिन जिसके घर में वो बैंक नोट पड़ा है उसका तो कूड़े का ढेर हो गया ना, यानी वो भरोसा उसका 1 सेकंड में छूमंतर हो गया। एक आदमी ने कहा, इसका मतलब आप बैंक नोट को धन मान रहे हो, ये तब तक मान रहे हो जब तक आप भरोसा कर रहे हो उस आदमी के ऊपर, जब तक वो कह रहा है कि ये धन है तो धन है, जिस दिन रात को कह दिया धन नहीं है उस दिन कूड़े का ढेर है। यानी ये जो देश चल रहा है, आप जो इसको चला रहे हो, आप जो एक दूसरे के साथ भाईचारे को खराब कर रहे हो इस नोट के चक्कर में, समाज को तोड़ रहे हो इस तनख्वाह के चक्कर में, जो सब कुछ तोड़ रहे हो इसके चक्कर में, ये तो सिर्फ भरोसा है उस चोर के ऊपर। चोर ने जिस दिन कह दिया मैं चला यहां से,
मेरा कुछ नहीं रखा है, भागो यहां से, उसी दिन आपके पास क्या रह जाएगा, कूड़े का ढेर नहीं रह जाएगा क्या। मैंने ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इसी किताब के अंदर 31 नंबर पेज के ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसे लूट हुई। 1933 में यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया सरकार ने, अमेरिका के अंदर भी हुआ यही पास, ब्रिटेन के अंदर भी हुआ, और उन्होंने कहा घर के अंदर सोना नहीं रखना है, उसके बदले में तुम्हें नोट मिल जाएंगे, बैंक नोट मिल जाएंगे, तुम वो ले लो और उसकी कीमत भी वही है जितनी तुम्हारे सोने की कीमत है। उन्हें बोला जी ठीक है, लोगों ने उस टाइम पर बैंक नोट ले लिए। 1933 के बाद 1913 की प्रकाशित स्टडीज इन अपील्स इकोनॉमिक्स इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट SA करेंसी बोर्ड चार्ल्स विट्रॉयब और कूट्स स्टूलर द्वारा जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की शोध के अनुसार जिस टाइम पर 1862 का ये मैंने आपको सिक्का दिखाया है ये, और 1935 में जब भारतीय रिजर्व बैंक आया तब ये हमारे जो सोने और चांदी के सिक्कों के बदले में जो बैंक नोट अंग्रेजों ने दिया, और जब 1947 में वो आजादी का नाटक करके यहां से गए, उस टाइम पर हमारे मोहर और चांदी कुल रुपया जो था 37,440 रुपया था। उसके हिसाब से हमसे 3744 करोड़ मोहर लेकर गए हैं, यानी कि 37,440 करोड़ रुपया था भारत के अंदर चलन में, और उस दिन वो 3744 मोहर लेकर गए। अगर उसके को किलो में यदि आप कन्वर्ट करते हो तोले के हिसाब से, तो वो आजादी के वक्त के नाटक के वक्त हमसे 4,36,700 टन सोना लेकर गए थे, शुद्ध टनों में। ये जो रेल की पटरियां बनी थी, लोगों को लगता है ये विकास के लिए बनी थी, ये जहाजों का आवागमन विकास के लिए होता है, ये जो मेट्रो है, ये जो बुलेट ट्रेन का नाटक है, ये जो वंदे भारत है, लोगों को लगता है ये ट्रैक भारत, और ये जो भारतमाला के प्रोजेक्ट हैं, उनको ये लग रहा है कि ये उनके विकास का पैमाना है। असल में ये आपके असली धन को ढोने और लूटने के लिए बनाया गया आवागमन का साधन है। ये लोगों को नहीं समझ में आता, और उसका टैक्स आप रुपए में चुकता करते हो और लोन उनको बैंक नोट में मिलता है। अभी एक उद्योगपति को 6,000 करोड़ रुपए का लोन ऐसे टक 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 करा, 6,000 करोड़ पूरा कैसे करोगे आप, टैक्स दे देकर करोगे। यानी लाखों का सोना वो ले गए और हमको कागज के नोट थमा गए, और हमारे नेहरू गांधी परिवार ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला। शायद सत्ता उनको इसी चीज के लिए दी गई थी, क्योंकि आज हम जब इस मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनको लगता है कि ये कांग्रेस के हिमायती हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि उस वक्त भी वह सौदा हुआ था भारत के नागरिकों का, और ये आज उससे भी बड़ा सौदा कर रहे हैं। अगर कांग्रेसी चोर थे तो ये वाले तो लुटेरे हैं, ये तो डाकू हैं। और जब हम इसको लेकर के जाते हैं, इसको बैंक में लेकर जाओगे ना, 1 रुपया चांदी का है ये, इसको लेकर जाते हो तो आपके खाते में एक बार जमा तो करो, 10 चांदी के सिक्के बैंक में ले जाओ और जाकर के जमा करने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि बैंक उनको 10 रुपए में जमा कर रहा है, और जब आप वापस लोगे तो आपको 10 लोहे के सिक्के मिलेंगे। यानी ये जमा करने में ही आज एक चांदी का सिक्का लगभग 2800 रुपए का मिलता है, 2800 रुपए के बैंक नोट। यानी सिर्फ ये जमा करके वापस निकालने में ही आपके साथ 2800 गुना की ठगी हो रही है। ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसी तरह से जी बलाला जी, अब हम एक छोटा सा सवाल आपसे ले पाएंगे? समय हमारा काफी आगे बढ़ गया, बात में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है जी, लंबी बात करनी थी, लेकिन चूंकि टाइम भी होता है, हम लगातार जी इसमें बात करते रहेंगे जी। तो अभी जो आपका ये मुहिम है, ये हमको बहुत अच्छा मुहिम लग रहा है, हम लगातार इस पर आपसे बात भी करते रहेंगे। तो क्या जो आपका मिशन है, हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने सारे सिस्टम को घेरा है तो उससे क्या हम ये मान के चल रहे कि भारत के लोगों के ऊपर जो कर्ज है उसकी अदायगी सरकार को करनी पड़ेगी? देखिए, मऊ में हमारा एक साथी है अजय, स्वाधीन भारत से भी जुड़ा है, वो हमसे भी जुड़ा है। लखीमपुर खीरी में अभी हम गए थे, यूपी में ही, मैं यूपी, आप यूपी से हैं इसलिए मैं यूपी का एग्जांपल दे रहा हूं। 6300 लोगों के आवेदन अकेला अजय लगा चुका है, और हजारों लोगों के आवेदन ये इधर लखीमपुर खीरी में लग चुके हैं, और इसी तरह से लगभग 3000 लोगों के, 2000 लोगों के 3000 आवेदन हम हरियाणा में लगा चुके हैं। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, हिमाचल में,
वहां पर लोगों की, अभी कल तो एक फैसला भी आया है राजस्थान का, प्रतापगढ़ का, वहां बैंक ने उसके मकान पर, हमारे जो मोर्चे से जुड़ा साथी था उसके मकान पर ताला लगा दिया था, उनको घर से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने मोर्चे से संपर्क किया, हमने बैंकों से सवाल पूछा कि भैया जी तुम्हारा जो है वो जो तुमने लोन दिया था, पहले हमको ये बताओ वो असली रुपया दिया था कि नकली बैंक नोट दिए थे, पहले तो यही बताना है। दूसरे नंबर पर यह बताना है कि तुमको जो रुपया चाहिए वो बैंक नोट नकली के रूप में चाहिए या असली रुपया चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको यह बता रहा हूं, इसमें हमने सब मेंशन किया हुआ है किताब के अंदर, यह किताब है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, यह स्वदेशी hut.com पे मिल जाएगी आपको। इसमें हमने पूछा उनसे, जब, क्योंकि बैंक लिखित में आपसे बैंक नोट नहीं मांग सकता, वो आपसे रुपया मांगेगा, और जो आप कमाते हो वो रुपया कमाते हो, इसीलिए वो आपकी किस्त को रुपए की शक्ल में लेता है, और वो आपसे बैंक नोट मांग ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक नोट नकली है ये बैंक को भी पता है। और यदि वो उसको मांगेगा तो आज के टाइम पे बीएनएस में 178 की, मतलब धारा 178 सेक्शन 1 से लेके 10 जो हैं वो सारे कवर करते हैं कि नकली नोट में लेन देन, उसका मांगना, उसका देना, उसको रखना, उसको छापना, यह संज्ञेय अपराध है, उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तो बैंक आपसे मांग ही नहीं सकता बैंक नोट में रुपया, वो आपसे रुपया ही मांगेगा। और अब हम उससे ये कहते हैं रुपया हम तुमको तब देंगे जब तुमने रुपया हमको दिया हो, तुमने तो हमको रुपया दिया ही नहीं है। तो इसीलिए हम जब उनकी अदायगी करते हैं, आज के टाइम पे अगर 8.5 लाख का लोन है अपने पास में, तो वो मात्र 100 रुपए के चेक से या 100 रुपए के ट्रांजैक्शन से पूरा हो जाता है। और ये अभी तक के हमने, अभी तो बैंकों में हमारे कुछ कोर्ट्स के अंदर तो हमारे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं आवेदन। हमने कोर्ट को यह आवेदन दिया कि हमने इनको फुल पेमेंट कर दी है, इसने 8.5 लाख का लोन दिया था, 8.5 लाख रुपए के बैंक नोट थे, उस बैंक नोट में जितना सोना आता है मेरे भारत के रुपए में 100 रुपए में आता है, तो मैं भारत का रुपया जमा कर रहा हूं इसके खाते में, क्योंकि जो मैंने कमाया है, और अब आप मुझे एनओसी दिलवाओ। तो कोर्ट ने नोटिस सम्मन भी जारी कर दिया वित्त सचिव को, भारत सरकार के, आरबीआई के वित्त सचिव को भी कर दिया है, बैंक के मैनेजर्स को भी कर दिया है, और सबको कर दिया है, डीएम को, इनको जिन्होंने भी आदेश पारित किए थे। तो अब ये धीरे धीरे लोगों को एकदम क्लियर भी हो रहा है, और जिन लोगों को क्लियर नहीं होगा उनको भी हो जाएगा कि आप केवल सच देखिए। देखिए इसमें कई लोग ना नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं फिर तो हम लोन ले लेंगे और चुकाने की जरूरत नहीं है। यह काम नहीं करना है। आप फंसे हुए हैं तो आत्महत्या मत कीजिए, आपके सामने सोल्यूशन है। आप बेइज्जती से मत डरिए, आके बताइए, क्योंकि आपका लोन में होना यह आपकी गलती नहीं है, यह षड्यंत्र का हिस्सा है। वो आपको बैंक नोट में लोन में डालकर डिजिट खाती आपके खाली आपके खाते में ट्रांसफर करके आपकी जमीनों को, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, आपके घर का सोना, सब कुछ हथियाना चाहते हैं। वो आपको कंगाल करके छोटे छोटे कबूतर खानों में शिफ्ट करना चाहते हैं, जो इन्होंने हाईवेज के आसपास बनाए हुए हैं। उनका प्लान बड़ा है। उस प्लान को तोड़ने के लिए आपका और आपकी अगली पीढ़ियों का कर्ज से मुक्त होना बहुत जरूरी है, और खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था के साथ जीना जरूरी है, और जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी के साथ रहना जरूरी है, और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद को खत्म करना जरूरी है। उसमें यदि आपका लोन आड़े आ रहा है, उसमें यदि आपका कर्जा आड़े आ रहा है, तो उसके लिए जनता सरकार मोर्चा खड़ा है आपके साथ। आप अपना आवेदन लगा सकते हैं 7696627656 769662 7656 पर व्हाट्सएप करके। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी जी जी, विश्वास से तमाम लोगों से, जहां तक लोग हमें सुन रहे हैं, इस लाइव को अधिक से अधिक देश के जन जन तक पहुंचाने की आप कोशिश करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बलारा साहब ने की है, आगे भी हम करते रहेंगे। कर्जे से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, और जितना आसान तरीका बताया है कि अगर 8 लाख का लोन है तो 100 रुपए में चुकता कर दिया जाएगा, यानी ये नियम है। और जो बड़ी जानकारी दी है, आप दोबारा भी इस जी 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 को सुन सकते हैं इसी चैनल पर। और बलारा साहब हमारे भाई हैं, आगे भी हम बात करते रहेंगे। और बलारा साहब, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लगी रहिए इस मिशन में, और ये देश को बचाने का मिशन है, देश को जागृत करने का मिशन है। ये बहुत बहुत आपका शुक्रिया, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। मैं आपसे विदाई लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शीघ्र मिलूंगा आपसे, और तब तक आप देखते रहिएगा इंडिया 47। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अभी आप सब लोगों ने देखा कि कैसे इस पूरे के पूरे खेल को हम लोग देश दुनिया को बता रहे हैं।
आप सब भी इसको और लोगों तक पहुंचाइए और किसी भी भाई को कर्जे की वजह से आत्महत्या नहीं करनी है, नहीं करनी है। 76 96 62 76 56 7696627656 पर व्हाट्सएप करिए। आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें लिंक आएगा, अपना आवेदन उसमें हिंदी में भरिए, अपनी सारी जानकारी हिंदी में भरने के बाद आपको उस आवेदन को कैसे लगाना है, डीएम तक कैसे पहुंचाना है, वो सारी जानकारियां आपके पास आएंगी। आप सारे साथी जुड़े और लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी उम्मीद में बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।